हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी इस चैप्टर की, उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, है ना। तो अब जो टेलर के थ्रू जो टेक्निक्स दी गई थी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। हाँ जी, सबसे पहले तो समझिए कि टेक्निक्स है क्या। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये है क्या एक्चुअली। तो बोल रहा है टेक्निक्स आर द प्रोसीजर और मेथड्स टू परफॉर्म अ टास्क। टेक्निक्स क्या, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। एंड टेलर ने क्या बोला कि टेलर हैज़ डेवलप्ड वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स टू इम्प्रूव मैनेजरियल एंड वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर साहब थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी टेक्निक्स का propound किया जो मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी और उनकी एफिशिएंसीज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई, है ना। तो दिस टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि ये टेलर साहब टोटली फोकस करते थे साइंटिफिक थ्योरीज के ऊपर, साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, साइंटिफिक इंक्वायरीज के ऊपर, है ना। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट्स विच आर वेरी मच हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि इन टेक्निक्स की वजह से, इन साइंटिफिक टेक्निक की वजह से जो मैनेजमेंट थी उन्होंने अपने रिजल्ट को मैक्सिमम लेवल पर अचीव किया विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो वो टेक्निक्स हैं जो बेटा उसके बारे में आप पढ़ते हैं हम। तो बेटा आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो जो टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एफ डब्ल्यू टेलर के थ्रू। तो चार पार्ट कौन कौन से थे। पहला पॉइंट था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। सेकंड था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर आता है वर्क स्टडी। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है बेटा, ये चार पॉइंट थे मेनली। इन चार पॉइंट्स के अंदर फर्दर हम पॉइंट्स देखेंगे। जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप था उसके अंदर प्लानिंग इंचार्ज अलग से आएगा, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग से आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का अपना अपना जो मीनिंग है वो आएगा। वर्क स्टडी में हम चार स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। उसका डिफरेंशियल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम था बेटा। उसके अंदर ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे जस्ट इन टाइम है, लेन मैन्युफैक्चरिंग है, काइजन थ्योरी है, सिक्स सिग्मा है, ऑपरेशनल रिसर्च है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो आपको फटीग स्टडी जो है लास्ट वहाँ तक करना है। डिफरेंटल पीस वेज सिस्टम का ओनली मीनिंग समझना है, उसके अंदर के पार्ट्स को आपको नहीं करना है। क्लियर है बेटा। तो ये बेटा आपका जो फ्लो चार्ट है, यही फ्लो चार्ट हमारा आगे एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपरली। तो इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखिएगा बेटा कि हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल फॉरमैनशिप से, फिर प्लानिंग इंचार्ज उसके अंडर कुछ पॉइंट आएंगे, प्रोडक्शन इंचार्ज उसके अंदर कुछ पॉइंट आएंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता जाएगा इसका, लेकिन वो सारा एक फंक्शनल फॉरमैनशिप में आएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप को। तो बोल रहा है फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। फंक्शनल फॉरमैनशिप ऐसा पॉइंट है इसके अंदर प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन है दोनों क्या है, सेपरेट है। आप देख रहे हैं बेटा, प्लानिंग इंचार्ज यहाँ पर अलग से है और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग से है। तो जो प्लानिंग कर रहा है और जो एग्जीक्यूशन कर रहा है दोनों यहाँ पर डिफरेंट है, तो दोनों यहाँ पर सेपरेट है। तो यहाँ पर मेनली बोल रहा है जो टेलर कंसंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एट ऑपरेशनल लेवल इन द फैक्ट्री सेटअप। मतलब टेलर साहब का मानना था कि अगर आप ऑपरेशनल लेवल पर ही अपने कमांड को अचीव कर लेंगे, अपनी कमांड बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर बोलता है ही आइडेंटिफाइड क्वालिटीज रिक्वायर इन अ गुड सुपरवाइजर एंड रियलाइज दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द क्वालिटीज इन वन इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, एक ही पर्सन के अंदर आप सारी क्वालिटीज़ को कभी नहीं देख सकते। एक पर्सन में सारी क्वालिटी ऑल इन वन क्वालिटीज़ कभी नहीं हो पाती है ना। तो आइडेंटिटी उसने क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो उन्होंने चेकआउट किया कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी है, सबके अंदर सब क्वालिटी नहीं है ना। देयरफॉर ही एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसलिए उसने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जिनकी प्लानिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन हो प्लानिंग में आएंगे, जिनकी एग्जीक्यूशन में स्पेशलाइजेशन हो एग्जीक्यूशन में आएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया।
बोल रहे हैं अंडर अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर सजेस्टेड दैट प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री शुड बी मैनेज्ड बाय सेपरेट इंचार्ज। ठीक है, दोनों के सेपरेट इंचार्ज होंगे वर्किंग अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर। किसके अंडर काम करेंगे वो? फैक्ट्री मैनेजर के अंडर काम करेंगे, दोनों के दोनों इंचार्ज होंगे। बोल रहा है ईच इंचार्ज इज असिस्टेड बाय 4 पर्सनल्स। हर एक इंचार्ज के नीचे, जो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज दोनों के नीचे 4 पर्सनल्स होंगे जो उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है, ईच सुपरवाइजर फोरमैन इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज और हर कैपेबिलिटीज। तो हर एक फोरमैन, हर एक सुपरवाइजर है उसको उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या क्या जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएंगी। हाँ जी। तो ये आपके सामने बेटा एक देखो फंक्शनल फोरमैनशिप का चार्ट आता है कि सबसे पहले तो फैक्ट्री मैनेजर आएगा। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 पॉइंट आएंगे, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। दोनों किसके अंडर काम कर रहे हैं? फैक्ट्री मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग इंचार्ज है, ये देख रहे हैं बेटा आप यहाँ पर, जो प्लानिंग इंचार्ज है बेटा इसके अंदर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्शन इंचार्ज उसके अंदर कौन से आ रहे हैं? ये 4 पॉइंट आ रहे हैं, है ना। तो प्लानिंग इंचार्ज जो है, जो पहला पॉइंट आ रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर आ रहा रूट क्लर्क, फिर है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर आ रहा डिसिप्लिनरियन। फिर हम प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, सॉरी इंस्पेक्टर ओनली। तो ये सारे मिल कर के किसके पास आते हैं? डायरेक्टली वर्कमैन के पास। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ का वॉयलेशन हो रहा है जो हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल में पढ़ा था, है ना। कुछ याद आया बेटा? अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको देखो यहाँ पर ध्यान देना कि बहुत सारे सुपीरियर से एक सबॉर्डिनेट को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ना। मतलब कमांड, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, जो कमांड है बहुत सारों से मिल रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ का वॉयलेशन भी हो रहा है बेटा, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ को फॉलो भी किया जा रहा है, वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। आप देखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क को यहाँ पर हम फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आप ये सब देख रहे हैं बेटा। अब इसको हम डीपली पढ़ते हैं, है क्या ये। देखो बेटा, पहला हम बात कर रहे हैं प्लानिंग इंचार्ज की। हम पहले देखो बेटा किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो ये 4 पॉइंट्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। देखो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर पहले आ रहा है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का काम क्या होता है? टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस एग्जैक्ट सीक्वेंस के अंदर किस रूट के अंडर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सॉरी बेटा। सेकंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। क्या आता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। जो वर्कर्स उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करनी है वो सारे का सारा काम किसके अंडर आएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के अंडर आएगा। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब। कि जो भी वर्कर्स काम करेंगे उसके लिए टाइम एंड कॉस्ट शीट होगी कि टाइम क्या, कितने टाइम के अंदर इसको काम करना है, इस काम को करने के इसको कितना पैसा मिलेगा, क्या कॉस्ट लगेगी इसकी, वो सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। फिर आ रहा है शॉप डिसिप्लिनरियन। बोल रहा है ये इंश्योर करता है द डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अमंग द वर्कर्स। कि जो डिसिप्लिन हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, क्या उनको वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? शॉप डिसिप्लिनरियन। हाँ जी। तो हमने देखो बेटा क्या किया है, जो ये वाला पॉइंट था इसके 4 पॉइंट थे, हमने इसको डिस्कस किया इन शॉर्ट कि इनका सबका क्या क्या काम है। अब जो अगला पॉइंट आएगा बेटा वो क्या आएगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं, अब हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्निक्स के अंदर पहला पॉइंट था फंक्शनल फोरमैनशिप, याद आया होगा आपको। उसके अंदर प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज 2 पॉइंट थे ना, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ जी। अगला आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में पहला क्या आता है? गैंग बॉस। तो गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। जो भी टूल्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, क्या उनमें प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम है कि नहीं है, क्या वो उनको किसी चीज़ की रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। सॉरी रिपेयरिंग इसके अंदर नहीं आएगा। तो मतलब वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, वो चेकआउट करना है किसने? गैंग बॉस ने, कि वो रेडी है कि नहीं है, क्या अभी उन पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये किसका काम है? गैंग बॉस का। फिर है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। क्या जो टाइमली और आपका जो जॉब है टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो पा रही है, उसके ऊपर फोकस कौन करेगा? स्पीड बॉस।
फिर आता है रिपेयर बॉस, जो इंश्योर करता है प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। अब ये जो रिपेयरिंग वाला पार्ट है वो गैंग बॉस में नहीं आता, वो रिपेयरिंग बॉस के लिए आता है कि जो भी रिपेयर का काम होगा गैंग बॉस रिपेयर बॉस को इंटीमेट करेगा, बताएगा कि सर ये काम हमारा जो है ये मशीनरी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो आप इसकी रिपेयरिंग करवा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इंस्पेक्टर है, जो ये चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क। अब क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करने का मतलब क्या है, वो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इन तीनों को ही क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है बेटा? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, वो कंप्लीट है बेटा। अब सेकंड पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है बेटा? सिंप्लीफिकेशन मतलब कि काम को सिंपल क्रिएट करना है, नाम से पता चल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि एलिमिनेट करना है सुपर फ्लोज को, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट को, मतलब कि जो कोई भी काम को मतलब छोटे कम से कम तरीके को सिंप्लीफाई वे में कंप्लीट करना है। इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज टर्नओवर। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो इन्वेंट्रीज को कम से कम यूज़ करना है और इक्विपमेंट्स को फुली यूटिलाइज करना है, और जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। तो इसका मेन मोटिव सिंप्लीफाई करना है, क्या होता है कि लेबर, मशीन, टूल्स की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर दें। अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। तो बोल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होंगी उनके लिए स्टैंडर्ड्स एक सेट कर देना, उसके लिए बेंचमार्क सेट कर देना है। तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है? बेंचमार्क हैं जो कि फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए बेंचमार्किंग करनी है। टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी कितनी होगी उसके ऊपर फोकस करना है। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स, कि जो भी आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स किसके लिए करना है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आप प्रोड्यूस कर पाएँ। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मैन एंड मशीन्स, कि जो मैन एंड मशीन है दोनों के बीच का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको भी सेट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। उसके लिए कोई भी काम करना है उसके लिए पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, क्या हम इस काम को इन दैट पर्टिकुलर बेंचमार्किंग इन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसको फिर हमें चेकआउट भी करना है। हाँ जी। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क स्टडी। अब बेटा वर्क स्टडी की हम बात करें, जो ये थर्ड पॉइंट हमारा, वर्क स्टडी के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि ये वो एक वर्क स्टडी की एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर रिलेटिंग टू वर्क सो एज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। और देखो वर्क स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्किंग आ रहा है, उसमें आपको क्या क्या परेशानी आती हैं, किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ता है। तो उसमें एक तो टाइम स्टडी आएगी, एक मेथड स्टडी आएगा, फिर फटीग स्टडी आएगा, एक मोशन स्टडी आएगा। चार पार्ट्स जो हैं, जो चार स्टडी हैं, ये इनमें से बेटा क्वेश्चन पक्का आ जाता है। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड स्टडी की। तो देखो नाम से पता चल रहा है मेथड स्टडी मतलब मेथड, कि आप कोई भी काम को कर रहे हो तो उसका मेथड क्या है। आप घर पे चाय बनाते हो, चाय बनाने के भी तो मेथड अलग अलग होते हैं, कि आप कई बार लौंग चाय बनाते हैं, इलायची वाली चाय बना देते हैं, ठीक है, फिर उसमें अदरक वाली चाय बना दिया, तीनों को मिक्स करके चाय बना दिया, तो मतलब चाय एक बन रही है पर उसको बनाने के मेथड्स अलग अलग हो गए, है ना। तो वही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं पर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे आउट ऑफ ऑल दिस मेथड ड्यू टू विच यू कैन मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड इन यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। मतलब आपको एफिशिएंसी यूज़ करनी किसके पर्पस में यूज़ करनी है कि आपको मटेरियल प्रॉपर यूज़ करना है, मशीनरी को भी प्रॉपर यूज़ करना है, मैन पावर को भी यूज़ करना है, कैपिटल को भी यूज़ करना है। उन सबको कंबाइन करके आप किस तरीके से एक टारगेट को अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर मेथड। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डिजाइनिंग अ कार, द असेंबली लाइन प्रोडक्शन विल नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब डिजाइन करना तो आपको पहले सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पता चलना चाहिए। प्लेस ऑफ मैन, कि हर एक पर्सन की क्या प्लेस होगी, किस पर्सन प्लेस पर कौन सा पर्सन कैसे खड़ा होगा, क्या काम करेगा। ठीक है। मशीन्स की रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स कैसे कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगी, कब कब होगी, किस किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। तो ये सारा किसके अंदर आएगा? मेथड स्टडीज़ के अंदर आएगा। फिर आता है बेटा टाइम स्टडी। तो बोल रहा है इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स। क्या बोल रहा है कि
it determines the standards it determines the standard time taken to perform a well defined job. टाइम स्टडी क्या फोकस कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर फोकस करता है कि जो काम आपको करने को बोल रहा है तो उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको उस काम को ख़त्म करना है। तो बोल रहा है टाइम मेजरिंग डिवाइस लाइक स्टॉप वॉच आर यूज्ड। अब इसके अंदर स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क कि आपको ये काम दिया जा रहा है, इस काम को आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म करना है, आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुकी है, इसके अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। द स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर द होल टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। ठीक है, मतलब सारे के सारे काम को एक तरीके से काम कंप्लीट किया जाएगा एक पर्टिकुलर रीडिंग के थ्रू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड एंड फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। ठीक है जो उसका ऑब्जेक्ट है किसका टाइम स्टडी का क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने एम्प्लॉय किए गए हैं, कि उनके लिए सूटेबल इंसेंटिव स्कीम क्या रखी गई है, उनके लिए लेबर कॉस्ट क्या है उसकी पर्टिकुलर, उस चीज़ को फाइंड आउट करना। हम यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज़ डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू मेक 100 यूनिट्स ऑफ पेन इज 20 मिनट्स। 100 पेन बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तो एक घंटे के अंदर जो वर्कर है कितने पेन बना सकता है, 300 पेन बना सकते हैं। ठीक है ना। अब 300 पेन जो बनाएगा तो एज्यूमिंग दैट वर्कर विल वर्क फॉर 8 आवर्स, तो एक वर्कर जो है एक शिफ्ट में कितना काम करता है, 8 घंटे काम करते हैं। एक घंटे में कितने बना रहा है, 300, है ना। एक घंटा उसका हम रेस्ट का निकाल लेते हैं कि भाई एक घंटा उसको रेस्ट भी करना 8 घंटे में से, तो बच के 7 आवर्स। तो 7 घंटे में वर्कर कितने पेन प्रोड्यूस करेगा, 2100। कितने पेन प्रोड्यूस करेगा बेटा, 2100। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी नाम से पता चल रहा है, फटीग मतलब थकावट। अब हमें पता है बेटा कोई भी एम्प्लॉई रेगुलरली काम नहीं कर सकता। अगर आपको भी बोल दिया जाए कि आप स्कूल के अंदर आएंगे और पूरे 2 बजे तक लगातार आपकी क्लासेस लगेंगी, तो क्या आप उसको सहन कर पाएंगे। आप भी बोलते ना बीच में हमें रेस्ट चाहिए, है ना। या हालांकि यू आर द लिसनर देयर ना, तो लिसनर होने के बावजूद आपको रेस्ट चाहिए। तो बेटा जो मजदूर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको भी तो टाइम इंटरवल चाहिए ना किसी भी काम को करने के लिए। कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बीच में लंच भी करना है ना। कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन बीड़ी पीने की आदत है, तो बाहर बीड़ी पीने भी जाना है 5-10 मिनट, है ना। तो मतलब उस चीज़ को हमें सेटअप करना है कि टाइम वेस्टेज भी ना हो और फटीग स्टडी के ऊपर ही हम फोकस कर लें। तो क्या बोल रहा है, फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। मतलब कितने हमने रेस्ट इंटरवल देने हैं, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। देखो रेस्ट इंटरवल मतलब कि कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना है एक शिफ्ट के अंदर। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो रेस्ट इंटरवल कितने टाइम का होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, तो वो आपको डिस्कस करना है इसके अंदर। हाँ जी। द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना। ठीक है, अगर जब ऑब्वियस सी बात है आपको एक इंटरवल मिल जाता है ना, तो आप दोबारा से क्या होते हैं अपने स्टेमिना को रीगेन कर लेते हैं, है ना। दोबारा बॉडी के अंदर वो एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। और ये करना जरूरी क्यों है, फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, रिजेक्शंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब बेटा अगर आप ये काम नहीं करेंगे, इंटरवल नहीं देंगे एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। रेगुलर काम कर रहे थकावट से कोई भी गलत हो गया तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वहाँ पर काम को एम्प्लॉयज़ मना भी करके जा सकते हैं कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगातार काम करते हैं, हमारी थकावट हो जाती है, हम काम नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल सिकनेस जा सकती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखो इसके अंदर। नॉर्मली इन अ प्लांट वर्क टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ईच। हम देखते हैं किसी प्लांट के अंदर 3 शिफ्ट लगती हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट होती हैं तकरीबन। हाँ जी। इवन इफ इन अ सिंगल शिफ्ट अ वर्कर हैज़ टू बी गिवन सम रेस्ट इंटरवल टू टेक हिज और हर लंच, है ना। अब अगर लंच भी करना है तो उसके लिए रात के शिफ्ट में डिनर करना होगा, कुछ भी ऐसा होगा बेटा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको कुछ ना कुछ इंटरवल तो चाहिए ना, टाइम इंटरवल चाहिए, क्योंकि फटीग स्टडी है, थकावट होती है, थकावट को दूर भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा। इफ़ द वर्क इन्वॉल्व हैवी मैनुअल लेबर, अगर हैवी मैनुअल लेबर है देन स्मॉल पॉज हैव टू बी
फ्रिक्वेंटली गिवन टू द वर्कर। तो हमें स्मॉल पॉज देना पड़ेगा बीच बीच में, हर एक घंटे के बाद दे दें, हर एक आधे घंटे के बाद दे दें, तो वो स्मॉल पॉज देना भी जरूरी है, सो दैट ही कैन रीअरेंज हिज एनर्जी और हर एनर्जी लेवल फॉर ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन, है ना, ताकि वो अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करे, एनहांस कर ले। तो बोल रहे हैं देयर कैन बी मैनी कॉज ऑफ फटीग। अब बहुत सारे कॉज होते हैं, लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकता है। अब देखो थकावट के कारण तो बेटा कोई भी हो सकता है ना, ये लंबा टाइम तक काम कर रहे हैं तब थकावट होगी। डूइंग अनसूटेबल वर्क, ऐसा काम करें जो सूटेबल ना हो, ठीक है। हैविंग अनकोर्डियल रिलेशन विद द बॉस, ये भी देखो एक रीज़न हो सकता है कि आपका बॉस से अच्छा कोर्डियल रिलेशन नहीं है, तब भी आपको थकावट फील होगी बेटा। बैड वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तब भी आपको हो सकता है थकावट हो जाए, है ना। तो मतलब सारे रीजन है थकावट के। तो फटीग स्टडी में मेनली फोकस किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को, किस टाइप के एम्प्लॉय को कितना टाइम ऑफ इंटरवल और कितना फ्रिक्वेंसी के लिए इंटरवल प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, अगला पॉइंट इज मोशन स्टडी। हाँ जी, अब मोशन स्टडी क्या है बेटा यहाँ पर, कि इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्टडिंग वेरियस मूवमेंट, ठीक है। मोशन मतलब मूवमेंट, है ना। तो मोशन है क्या बेसिकली, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अब एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जब अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, तो उसको मोशन बोल देते हैं मेनली। तो बोल रहे हैं इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्टडिंग वेरियस मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशंस एट्सेट्रा ना, ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। तो एक टास्क को परफॉर्म करना तो हम लिफ्टिंग हो जाती है, एक ऑब्जेक्ट को इधर से उधर रखने लेने जाना पड़ता है ना। सीटिंग्स हो जाती है, कभी बाहर जाके बैठ गए, कुछ भी हो गया, पोजीशन चेंज करनी है, उसमें हमारा टाइम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो मतलब हर एक पॉइंट को अब देखो, हालांकि कोई भी बंदा इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि यार चलो बंदा 5 मिनट के लिए अपने वहाँ से निकल के गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन FW टेलर ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हमें इस जो मोशन है, ये मोशन स्टडी के ऊपर फोकस करना है। जो मूवमेंट हो रही है वो किस टाइप की है, क्या वो नॉर्मल मूवमेंट है, क्या वो एक्सेप्टेबल मूवमेंट है, या फिर वो नॉन एक्सेप्टेबल मूवमेंट है, क्या वो वेस्टफुल मूवमेंट है ना। ऐसी मूवमेंट तो नहीं है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या एक एम्प्लॉई है जो 1 घंटे में एक बार थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लेने जाता है, एक एम्प्लॉई है जो हर 5 मिनट बाद 1 मिनट का रेस्ट लेने चले जाता है, दोनों में डिफरेंस है ना बेटा। तो ये चीज़ हमें चेकआउट करनी है यहाँ पर। तो इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी इल डायरेक्टेड एंड इन एफिशिएंट मोशंस, है ना, बाय द वर्कर्स। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है इसके अंदर कि एलिमिनेट करना है जो वेस्टफुल मूवमेंट है, जो कि किसकी जिसका रिजल्ट क्या होगा, अननेसेसरी इल डायरेक्टेड एंड इनएफिशिएंट मोशंस, है ना, और जो कि हमारे काम को रोकने में ईजिली काम करेंगी। तो हमें क्या करना है बेटा कि जो वेस्टफुल जो एक्टिविटीज़ है, वेस्टफुल जो मोशन है, उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना है, ठीक है। हाँ जी, थ्रू मोशन स्टडी एन अटेम्प्ट इज मेड टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ अ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड कंबाइंड और देयर सीक्वेंस कैन चेंज टू अचीव द नेसेसरी रिदम। तो बोला ना कि इस स्टडी का मेन मोटिव क्या है अटेम्प्ट करने का, कि क्या कुछ जो एलिमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, कुछ को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, उनका जो रिदम है वो चेंज हो जाए, है ना। तो उस चीज़ के बारे में फोकस करना है। बट ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। अब मोशंस बहुत टाइप के हैं, प्रोडक्टिव मोशन भी होते हैं, आइडेंटिकल मोशन भी होते हैं, और अनप्रोडक्टिव मोशन भी होते हैं। तो वी हैव टू स्टॉप द अनप्रोडक्टिव मोशंस, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। लाइक एक मान लो कि एक सेल्समैन है, तो वो मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है सेल करने के लिए, तो वो प्रोडक्टिव है ना बेटा, है ना। अब वही सेल्समैन है, सेल्स कह के निकला कि मैं सेल करने जा रहा हूँ, पर बाहर जाके कभी दोस्तों के साथ घूम रहा है 5 मिनट के लिए, कहीं कभी कहीं और चला जाता है, कभी कहीं और चला जाता है, तो वो क्या है, वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। एक फैक्ट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अब जैसे कि एक हम बोल सकते हैं कि कोई इक्विपमेंट है, कोई टूल है, उसको उठा करके कहीं लेके जाना है ना। तो हम चेकआउट कर रहे हैं कि भाई एक टूल है, पहले इसको उठा के वहाँ लेके जाया जा रहा है, फिर उसको उठा के कहीं और लेके जाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये अनप्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक टूल बॉक्स ही बनवा दिया गया हर एक एम्प्लॉय के लिए, कि उनको मूवमेंट ना करनी पड़े,
वहाँ से उठाया, डायरेक्टली वहीं पर काम किया। तो टूल बॉक्स अगर उनके पास होगा तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो उनका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। जैसे कई बार इंप्लॉयज़ की आदत होती है, हैबिट होती है कई बार वर्कर्स की, कि बीच बीच में सिगरेट पीने जाना है, बीच बीच में बीड़ी पीने जाना है, तो उसको रोकना है, उसके ऊपर मतलब कि आपने क्या करना है कि एक ऐसा इम्पोज कर देना है कि हाँ, अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो इमोशनल स्टडी हो गया, है ना। हाँ जी। अगला जो अपना लास्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट का लास्ट पॉइंट है बताइए, टाइम, जो अपना ये जो टाइम स्टडी चल रहा था उसका। हाँ जी। इसका बोल रहा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है बेटा, दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। देखो नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको पैसा कितना मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी जो FW टेलर थे उन्होंने फोकस किया। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे एस्टेब्लिश करने के ऊपर बात किया। एंड टू पीस रेट आर यूज्ड, टू पीस रेट यूज की मेनली, क्या, हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर एंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स। एंड सेकंड क्या था, जिन वर्कर्स ने काम उस स्टैंडर्ड तक नहीं किया उसको लोअर मिलेगा, मतलब कम वेजेस मिलेंगे। दस इन एब्सेंट वर्कर क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ही विल गेट मोटिवेटेड फॉर अचीविंग द स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड जो भी उनका ऑब्जेक्ट होगा उस तक पहुंचने की वो क्या करेगा, पहल करेगा, और उसके लिए वो मोटिवेट होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल रखा है कि स्टैंडर्ड टास्क है कि 10 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, और रेट आर ₹50 पर यूनिट। एक यूनिट का आपको कितना रुपये मिलेगा, ₹50 मिलेगा। आप ये यूनिट किसी भी चीज़ का हो सकता है बेटा, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स और मोर, आपको क्या बोल रहा है, एंड सॉरी 50 यूनिट्स फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स और मोर, एंड ₹40 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स। मतलब ₹50 तो आपको मिलेंगे कब, जब आप 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लोगे या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लोगे। और अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, आप 10 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हो, तो आपको पर यूनिट के हिसाब से कितना रुपये मिलेगा, ओनली ₹40 मिलेंगे बेटा। कितने, ओनली 40। तो वर्कर ए था, उसने अचीव कर लिया टारगेट को, उसने प्रोड्यूस किए 11 यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, 11 यूनिट। 11 यूनिट प्रोड्यूस किया, मतलब क्या हुआ, उसको ₹50 के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना आ गया, 550। तो ₹550 उसको मिल जाएंगे वर्कर ए को। अब वर्कर बी ने 9 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, अब ही विल गेट कितना, ₹360, क्योंकि 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, मतलब 10 यूनिट से कम था, तो उसको 40 के हिसाब से पैसे मिले। तो 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ₹360 आ गया। तो अब देखो डिफरेंस कितने का, वर्कर ए और वर्कर बी में उसका सिर्फ दो यूनिट्स का प्रोडक्शन का डिफरेंस था, है ना, लेकिन डिफरेंस कितने का आ गया, ₹190 का आ गया। तो वर्कर बी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होगा कि भाई अगर 2 यूनिट में और बना देता तो मुझे ₹190 और मिल जाते, और एक वर्कर के लिए ₹190 शायद मायने रख सकते हैं, है ना। तो वो उसके लिए मोटिवेट होगा और वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। क्लियर है बेटा। अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके बेटा इसके, तो वो है दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, कि मेंटल रेवोल्यूशन मेनली क्या, एक एटीट्यूड है, एक आउटलुक है इन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, कि वो एक दूसरे की तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट है, क्या उनका जो एक दूसरे के लिए कंपटीशन की भावना रखते हैं, कोऑपरेशन की भावना रखते हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या बोलता है कि उनको कंपटीशन को नकार के कोऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो बोल रहे हैं द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी। तो मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि वो वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करे, किसको, वर्कर्स को। और वर्कर्स का मेन क्या होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट के लिए अच्छा तरीके से एक लॉयल्टी के थ्रू काम करे। और इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब उन्होंने मतलब ये नहीं करना है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट। जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। तो बोल रहे हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू चेंज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है,
मतलब मेंटल रेगुलेशन इसी को बोलते हैं बेटा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उनका मेन मोटिव क्या है कि जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका जो रिलेशन है वो कैसा बनाना है, ठीक है, उनके मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशनशिप है उसको क्या बनाना है, हाईली अप्रिशिएटेड बनाना है, हाईली लॉयल बनाना है, ठीक है, एक दूसरे के लिए काम कोऑपरेटिव बनाना है, ठीक है, ना कि कॉम्पिटिटिव बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है, जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, पहले फंक्शनल फोरमैनशिप आया था जिसमें हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था उसको, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, जो डिपार्टमेंट, दो अलग डिपार्टमेंट थे, उनके अंदर फर्दर 4 उनके क्या थे, सपोर्टिव जो स्टाफ था जो उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की, जो कि अपने आप में बहुत ईजी पॉइंट था। फिर हमने बात की मेथड स्टडी की, फिर हमने बात की मोशन स्टडी की, फिर टाइम स्टडी की, देन फटीग स्टडी की, देन डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम के, और लास्ट में मेंटल रेगुलेशन की। तो बेटा इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल, ठीक है, जो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर, देखिए दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।